हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने प्रिज्म से संबंधित बहुत सारे कंसेप्ट को समझा था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि आपको जो भी प्रिज्म से संबंधित कंसेप्ट है और जो सवाल में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनसे बनते हैं, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में समझेंगे और वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित जो भी घटनाएं घटित होती है उनका हम अपने एग्ज़ाम से संबंधित एग्ज़ाम में हम कैसे उनका उत्तर लिखेंगे ये भी हम जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला हेडिंग डालते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। तो हेडिंग में वायुमंडलीय अपवर्तन, पहले हम इसका परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा के रूप में लिखेंगे कि जब प्रकाश किरणें पृथ्वी के वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती है और हवा के घनत्व में परिवर्तन के कारण मुड़ जाती है। तो इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए, जब कोई भी प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल के विभिन्न परतों का जो घनत्व होता है अलग अलग होता है, जिसकी वजह से प्रकाश की किरणें मुड़ती हुई या मुड़ जाती है। तो जिसकी वजह से यह घटना घटित होती है, तो इसे हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश का मुड़ना। तो अगर वायु में जो होता है, वायु का घनत्व अलग अलग है ना, तो उनमें जो प्रकाश की किरणें जाएगी वो हमेशा मुड़ेगी। तो मुड़ने की वजह से यह घटना घटित होती है, तो इसे ही हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, जैसे में तारों का टिमटिमाना है ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त में सूर्य का ऊपर दिखाई देना। ठीक है, उसके बाद ये भी लिख सकते हैं कि भैया ऐसे भी है कि और सारी घटनाएं घटित होती है, जैसे कि आप देखते हैं कि अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त का होना। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त का होना।
होना चाहे का होना, है ना। यानी कि ये सब घटनाएं जो घटित होती है यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। सवाल ये है, ये बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इसका हम आसान भाषा में उत्तर लिखेंगे कि तारे हमसे बहुत दूर होते हैं, ऐसे लिखेंगे, तारे बहुत दूर होते हैं, तारे बहुत दूर होते हैं, अतः तारों से आने वाला प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा की अलग अलग घनत्व वाली परतों से गुजरने के पश्चात प्रकाश मुड़ जाता है। इसलिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो आपको ऐसे बनाकर लिख देना है, यही आप इसका सवालों का जवाब ऐसे ही आप लिखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे कि ग्रह पृथ्वी के काफ़ी पास होते हैं। यह तुलना तारों से की जा रही है ना। तारे जो होते हैं पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, लेकिन जो ग्रह होते हैं पृथ्वी से काफ़ी पास होते हैं, और ग्रह विस्तृत प्रकाश स्रोत होते हैं, है ना। विस्तृत प्रकाश स्रोत होते हैं, यानी कि ग्रहों के पास ज़्यादा प्रकाश होता है ना। प्रकाश इसलिए होता है, काफ़ी प्रकाश इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के पास होते हैं, है ना। तो वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव उनके प्रकाश पर औसतन खत्म हो जाता है। इसलिए ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं।
ठीक है, यानी कि आपको ऐसे लिखना है कि ग्रह जो होते हैं पृथ्वी के काफ़ी पास होते हैं, इसलिए ग्रह जो होते हैं वह बिंदु की भांति प्रकाश का स्रोत नहीं होते हैं, वह एक विस्तृत प्रकाश का स्रोत होते हैं। इसलिए जो होते हैं ग्रहों के जो प्रकाश पर जो होता है उनका वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव नगण्य होता है, यानी कि एकदम जीरो होता है। इसलिए क्या होता है कि ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। अगर ग्रहों के भी प्रकाश पर वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव होता तो ग्रह भी टिमटिमाते हुए महसूस होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सवाल बहुत बार आ चुका है आपके एग्जाम में, है ना, कि अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त क्या होता है। यानी कि ऐसे भी पूछता है कि अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त क्या होता है, चाहे क्यों होता है। ये दोनों सवाल ऐसे पूछा जाता है। इसका साधारण सा उत्तर में हम लिखेंगे कि यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ये पॉइंट लिख देंगे। उसके बाद आगे लिखेंगे कि सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल की अलग अलग घनत्व वाली परतों से गुजरते समय मुड़ जाता है। इस कारण आगे लिखेंगे, इस कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, जिसे अग्रिम सूर्योदय कहते हैं। अग्रिम सूर्योदय कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो घटना 2 मिनट बाद होनी चाहिए था वह 2 मिनट पहले होने लगता है, इसलिए हम अग्रिम सूर्योदय कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लिख देंगे आगे। ठीक है, क्योंकि हमें सूर्यास्त भी लिखना है, यानी कि विलंबित सूर्यास्त लिखना है। तो इसी प्रकार से हम इसे लिखेंगे कि आगे लिखेंगे कि इसी तरह सूर्य वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है ना, जिसे हम विलंबित सूर्यास्त कहते हैं। ठीक है, आप आगे लिख लीजिएगा कि जिसे विलंबित सूर्यास्त कहते हैं। ठीक है, तो ये थी घटना जो मैंने आपको लिखवा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सवाल कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में दिखाई देता है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
एक और सवाल पूछा जाता है कि अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त के बीच कितने समय का अंतराल होता है, यानी कि उनके बीच में कितने समय का अंतर होता है। तो कुल मिलाकर के 4 मिनट होता है, ठीक है, क्योंकि सूर्योदय 2 मिनट पहले होता है और विलंबित सूर्यास्त 2 मिनट बाद होता है। तो कुल मिलाकर के 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला हम देखते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ठीक है। तो हेडिंग डालिए प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। लिखते हैं हम यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, ठीक है। ये आपका हेडिंग है, इसके बारे में हमें अब जानना है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। उत्तर में लिखिए कि जब प्रकाश किसी माध्यम और वो माध्यम क्या क्या हो सकती है, तो भैया वो माध्यम जैसे कि वो माध्यम हो सकता है हवा, है ना, धूल, उसके बाद गैस के कण, ठीक है, ये माध्यम हो सकता है। से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाता है, चारों दिशाओं में फैल जाता है, तो इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसे साधारण भाषा में समझिए कि जब प्रकाश की किरणें किस माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम में उपस्थित छोटे छोटे कण, धूल के कण, गैस के कण, उनसे टकरा करके पहला प्रकाश जो होता है चारों दिशाओं में फैल जाता है, तो उसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कि प्रकाश का फैलाव जो होता है उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, तो मैंने आपको बताया कि जो भी माध्यम होगा, जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें जाएगी तो उस माध्यम में छोटे छोटे कण होंगे, तो उस कणों से टकराकर जो होता है प्रकाश की किरणें फैल जाती है ना। तो ये घटना घटित होती है, ठीक है। अब इसका बहुत सारे उदाहरण होते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण के तौर पर क्या क्या होता है, इसकी वजह से कौन सी घटना घटित होती है। तो जैसे कि आसमान का नीला दिखाई देना, आसमान का नीला दिखाई देना, यह घटना क्यों होती है, तो भैया प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, दिखाई देना, ठीक है। दूसरा घटना होता है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त में सूर्य का लाल दिखना, सूर्योदय और सूर्यास्त में सूर्य का लाल दिखना, ठीक है। धुआं या धूल में प्रकाश का फैलना ऐसे भी होता है, चाहे ऐसे भी आप जानते हैं कि खतरे के संकेत का लाल होना, है ना, यानी जो खतरे का जो संकेत होता है लाल रंग का ही बत्ती क्यों जलाई जाती है, तो इसका कारण यही होता है, हम ऐसे लिखेंगे। आप देखते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो उस समय सूर्य जो होता है लाल रंग का दिखाई देता है, और जब सूर्य डूबता है तभी भी लाल रंग का दिखाई देता है। तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब अगर मान लीजिए सवाल में पूछता है कि आसमान का नीला दिखाई देना किस घटना के कारण होता है, चाहे ऐसे लिख सकते हैं कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ठीक है। तो चलिए इन सारे सवालों का जवाब हम लिखते हैं। सवाल यह है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। उत्तर में लिखेंगे कि यहाँ से कि वायुमंडल
मंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन करते हैं, जिसकी वजह से नीला प्रकाश हमारी आँखों तक ज़्यादा पहुँचता है। इसलिए आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। इसलिए आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जो रंग सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होगा वही रंग हमारे आँखों तक ज़्यादा मात्रा में पहुँचेगा, जिसकी वजह से वह रंग हमें दिखाई देगा। तो ठीक इसी प्रकार से जब आकाश में जो होता है सूर्य की प्रकाश पड़ता है तो वहाँ पर छोटे छोटे कण जो होते हैं नीले रंग को ज़्यादा प्रकीर्णन करते हैं, यानी कि ज़्यादा फैला देते हैं। इसलिए वही प्रकाश जो होते हैं, प्रकाश की किरणें यानी नीला प्रकाश जो होता है हमारे आँखों तक ज़्यादा मात्रा में पहुँचता है, इसलिए आकाश का रंग नीला हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न है जो कि आपको कहीं ना कहीं ये दिखाई देता होगा कि खतरे के संकेतों में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है तथा सिग्नल पर लाल बत्ती क्यों होती है। ठीक है, ये सवाल का जवाब हम आसान उत्तर में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप मेरे साथ लिख सकते हैं कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन मतलब फैलाव, प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यह काफ़ी दूर से हमें साफ दिखाई देता है। इसलिए खतरे के संकेतों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है तथा सिग्नल पर लाल बत्ती लगाई जाती है। यहाँ से हमें ये बातें हम लिख देंगे। क्या बोला मैं? इसलिए के बाद लिखना है आपको, खतरे के संकेतों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है तथा सिग्नल पर लाल बत्ती लगाई जाती है। तो हालांकि आपको ये लिखना है, जरूरी बात ये लिखनी है कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा उसकी प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो प्रकीर्णन सबसे कम होगा, प्रकीर्णन मतलब कि ये जो होगी लाल रंग का फैलाव बहुत कम होगी, तो ये हमें काफ़ी दूर तक दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा, है ना। तो अगर यह साफ दिखाई देगा दूर से, तो हम क्या होंगे, सतर्क हो जाएंगे कि भैया लाल बत्ती जली हुई है, हमें उस सिग्नल को पार नहीं करना है, चाहे वहाँ पर खतरे का निशान है तो वहाँ हमें नहीं जाना है। ठीक है,
तो इसलिए तो लाल बत्ती का प्रयोग करते हैं, चाहे लाल रंगों का प्रयोग करते हैं खतरे के निशान के लिए। तो यह साफ दिखाई देने के लिए, या ताकि हमें यह जो होती है, यह रंग जो होता है हमें काफ़ी दूर से ही साफ दिखाई दे, इसलिए हमें लाल रंग का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें लाल रंग का प्रयोग क्यों करना चाहिए सिग्नल पर और खतरे के संकेतों में। ठीक है, देखते हैं ना, कहीं कहीं इलेक्ट्रिक सर्किट रहता है तो वहाँ पर लिखा रहता है डेंजर। क्या लिखा रहता है? डेंजर, मतलब खतरा। और यहाँ पर क्रॉस ऐसे सिंबल दिया होता है, क्रॉस दिया होता है। और क्रॉस देने के बाद आपको भी पता होगा कि उसमें एक ऐसे खोपड़ी बना होता है, खोपड़ी है ना, स्कल। तो खोपड़ी बना होता है और इसे क्रॉस दिया रहता है, लाल रंग का बना होता है। तो इसका संकेत ही है कि भैया यहाँ पर जाओ मत, खतरा है ना, आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो हालांकि आपको मैं जो इस चैप्टर से जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन बनने वाले थे, मैंने सारे आपका उसका उत्तर लिखवा दिया है और अच्छा तरीके से आपको समझा दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।